अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे सर्कुलर मोशन एंड हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे सर्कुलर मोशन के, सेंट्रीपिटल फोर्स तक हम लोग आ चुके हुए थे। यस। सो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की डिस्कस कर चुके हुए हैं और हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कवर कर चुके हुए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मोशंस एंड वर्टिकल मोशंस देखे थे। ठीक है। अच्छा, वर्टिकल मोशन में अभी और बहुत कुछ है डिस्कस करने को। हमने बेसिक्स देखे थे, लेकिन बिफोर गोइंग ऑन टुवर्ड्स दी फर्दर यू नो डिटेल्स ऑफ वर्टिकल मोशंस, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो मैंने संभाल के निकाल के रखे हैं आपके लिए और प्रैक्टिस, सो दैट कि हम फॉर्मूला से फेमिलियर हो जाए, सो दैट कि हमारे पास जो जितने भी डिटेल्स हैं वो हमें याद हो जाए। तो ये रिसेंट पास्ट पेपर्स में से मैंने 3 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसको हम करेंगे और हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपना मजबूत करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द वर्टिकल मोशन। चलिए। सो यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम February March 25। तो ये वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर है हमारे पास। ठीक है। इसमें वो आपसे कहता है अ स्टील बॉल इज प्लेस्ड ऑन दिस ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ अ हॉलो सर्कुलर कोन। बिल्कुल इसी तरह का जैसे हमने किया था, हॉलो स्फेरिकल प्लेन था वहां पे, इसका बेस थी हमारे पास, यहाँ पे कॉनिकल है। सर्कुलर कोन, द बॉल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड एज शोन। एक हॉलो कॉनिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है जिसके इनसाइड सरफेस के ऊपर अ बॉल इज मेड टू रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ कांस्टेंट रेडियस। ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ दिस सरफेस इज बीइंग गिवन एज 52 डिग्रीज। ठीक है। आगे वो क्या कहता है, वो कहता है द एंगल ऑन द साइड ऑफ द कोन इज 53 52 व्हिच वी रेड। ठीक है। And उसने बोला there is no friction between the ball and the cone. The figure 1.2 shows a cross section through the cone and the steel ball. ये इसका cross section अब आपको दिखा रखा हुआ है। चलो, वो कहता है ऑन फिगर 1.2, ये जो अब वाली हमारे पास फिगर है, इसमें लेबल्ड एरोस ड्रॉ लेबल्ड एरोस टू शो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। अच्छा, इस वक्त इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, उन दो फोर्सेस को हमने बना के दिखाना है। एक तो अनकंडीशनल फोर्स, इसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो हमने एक सेंटर से एक वर्टिकल लाइन इसकी हमने बना दी एंड दिस वाज द वेट। ठीक है। तो ये हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉल हो गया था। दूसरा, हमारे पास जो एक फोर्स एक्ट कर रही होगी वो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी जो सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी। ठीक है। तो इसको हम आर से मार्क कर देते हैं। तो हमने इसको लेबल कर दिया एज रिएक्शन फोर्स। फिर वो आगे बोलते हैं डिस्क्राइब हाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल cause its acceleration to be centripetal। cause its acceleration to be centripetal, ये फोर्सेस किस तरह काम कर रही हैं। अच्छा, अब देखें, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं, उन दो फोर्सेस में से ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं आपके पास। एक इसका कंपोनेंट होगा वर्टिकल और ये वो कंपोनेंट है जो कि वेट को बैलेंस आउट कर रहा होगा। और एक कंपोनेंट होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल, जो कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। सिंस ये अनबैलेंस्ड फोर्स है एंड टुवर्ड्स दी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स है एंड टुवर्ड्स दी सेंटर है, तो रिजल्टेंट फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन एंड टुवर्ड्स दी सेंटर होना इस बात की दलील है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो मैं इसको अपने आंसर के लिए मैंने इसको आर वाई लिखा और इसको आर एक्स लिखा। अब मैं अपने आंसर में आर वाई और आर आर एक्स की टर्म्स में ही इसको रेफर करूँ। ठीक है। तो देखिए, 2 मार्क्स के लिए मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आर वाई, या आप इनको इन वर्ड्स में भी लिख सकते थे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्ट रिएक्शन फोर्स balances the weight
और x is an unbalanced resultant force which is directed toward the center towards the center. Hence, it causes the ball to accelerate. The acceleration is centripetal acceleration. The acceleration is centripetal acceleration. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो अहम चीजें थी जो मैं चाहूंगा कि आप जब भी इस टाइप का आंसर लिख रहे हो तो आपने उसको जहन में रखना है। आपने पहला मैंने यहाँ पे लिखा अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट फोर्स। ये मैंने दो बातें जो दो वर्ड यूज किए, क्यों यूज किए? क्योंकि आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ही मतलब आपके पास एक्सेलरेशन कॉज करवाती है। दिस फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए के अंदर जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, दिस इज द अनबैलेंस, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। अगर बैलेंस फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। इसलिए मैंने पहले तो वाजे किया कि ये एक अनबैलेंस फोर्स है तो इससे मैं एक्सेलरेशन की उम्मीद रख सकता हूँ। दूसरी बात मैंने यहाँ पे अहम ये की थी कि ये जो अनबैलेंस फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है। टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होना इसका सेंट्रीपीटल होने की मतलब सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की दलील थी। ठीक है। तो ये दो बातें हम लोगों ने 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्लियर आउट की। अब आगे देखते हैं वो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करवा रहे हैं हमसे, हम यहाँ पे देखते हैं। उसने कहा द बॉल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 0.15 मीटर्स। जो रेडियस गिवन है वो 0.15 मीटर है। अच्छा, अब ये रेडियस कौन सा होगा? देखें, ये रेडियस जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, लाइक यहाँ से यहाँ। ठीक है। फिर वही वाली बात कि ये कोन का रेडियस नहीं है। ठीक है। ये इस सर्कुलर पाथ का जो ये आपके पास सेंटर से बन रहा है ये इसका रेडियस। ठीक है। ये इसने 0.15 आपको दे रखा है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। आगे बोलता है शो दैट द स्पीड ऑफ द बॉल इज 1.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखिए आपके पास अभी तक कोई इसने न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी थी सिवाय इस बात के कि आपको एंगल दे रखा हुआ। ठीक है। मैं उस एंगल से पहले कुछ डिड्यूस करता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा देखें, अब एंगल कितना निकालेंगे? एंगल को थोड़ा सा एंगल के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। ये जो एंगल है आपके पास, इसने इस एंगल की वैल्यू दी थी आपको 52। ठीक है। उस हिसाब से आपके पास ये वाला जो एंगल है दिस ऑल्सो बिकम्स 52। सही है। नाउ दिस बीइंग 90 डिग्रीज। ठीक है। तो मैं अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट से सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 38 डिग्रीज। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आर एक्स जो है वो मेरे पास आर 30 आर कॉस 38 है। ठीक है। और आर वाई जो है वो आर साइन 38 है। अच्छा, अब ये जो दो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे निकाली है ना, ये मुझे हो सकता है कि इसको सॉल्व करने में काम आएगी क्योंकि यही दो इंफॉर्मेशन है, यही एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है। अच्छा, मुझे निकालनी क्या है? मुझे स्पीड निकालनी है। अब देखिए मैं स्पीड किस तरह निकाल सकता हूँ। स्पीड रिलेटेड फॉर्मूलाज वो मेरे पास है। एक एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर। एक फॉर्मूला है मेरे पास ए सी बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। अब यहाँ पे इसको किस तरह ट्रीट करेंगे जरा वो देखते हैं। आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अच्छा,
सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, या यूं कह लूं कि एम बी स्क्वायर ओवर आर, इट इज प्रोवाइडेड बाय आर कॉस 38। अब यहाँ पे आर की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, ठीक है। और ये आर साइन 38, इट वॉज बैलेंसिंग आउट दी वेट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि एम जी डिवाइडेड बाय साइन 38 इज आर। मैंने यहाँ पे ऐसा एम जी के फॉर्म में क्यों लेकर के आगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक मास आ रहा है जिसको मुझे किसी तरह कैंसिल आउट करना है, क्योंकि मास की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैंने वेट को मास की फॉर्म में लेकर आया, अब आर भी हट जाएगा एंड मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक व्हाइल वी आर सॉल्विंग। एम वी स्क्वायर ओवर आर एज इट इज रहा मेरे पास, ये मेरे पास आ गया एम जी ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, एंड ये है कॉस 38, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैथ्स का एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कि कॉस थीटा और साइन थीटा ना भी लगाता तो कैलकुलेशन हो जाती, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो जाती। इट इज इक्वल्स टू 1 ओवर टेन थीटा। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, वो हो जाएगी एम जी ओवर टेन थीटा, ठीक है। टेन 38 है तो मैं डायरेक्टली 38 इसको लिख देता हूँ। दिस इज एम बी स्क्वायर ओवर आर। बेटा दोनों साइड से मैं एम को करूँगा कैंसिल, ठीक है। और ये बी स्क्वायर मुझे निकालना था, तो ये हो जाएगा 9.81। आर ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ है, दिस वाज 0.15। कैलकुलेटर अब आपके हाथ में आ जाना चाहिए। डिनोमिनेटर में था आपके पास 1038, और स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको एक ही साथ उठा करके वहाँ रूट के तौर पे ले जाते हैं, ठीक है। 1038 ये था, तो मैंने कहा यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। यहाँ मैं रूट लगा दूंगा, तो मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू 1.4 आनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए एंड वैल्यू वेरीफाई कीजिए। क्या यही वैल्यू आ रही है हमारे पास? वाइल कैलकुलेशन ये चीज़ें ट्रिकी होती हैं, तो डेफिनेटली विद प्रैक्टिस हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए, तो वैल्यू इज वेरीफाइड, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.4 मीटर पर सेकेंड। इस कैलकुलेशन को हम लोगों ने देखा। अब आगे वो आपसे बोलता है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल। एंगुलर स्पीड आपको चाहिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। अब तो आपके पास वी आर ओमेगा का एक रिलेशन है कि वी इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ओमेगा जो है वो दरकार है। क्या करोगे, ओमेगा को सब्जेक्ट बनाया आपने, 1.4 डिवाइडेड बाय 0.15, यहाँ से आपके पास ओमेगा आ जाना चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। 9.3, 9.3 radians per second. This is the value of the angular speed in 9.3। चलिए फर्दर आगे वो बोलता है द स्पीड ऑफ द बॉल इज इंक्रीज्ड। एक्सप्लेन व्हाई द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द बॉल इंक्रीजेस। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैसे इंक्रीज हो रहा है? अच्छा अब देखिए, आपने इसको किस तरह ट्रीट करना है। जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए जहाँ पे आपको ये चीज़ बोली जाती है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो इसमें सोचना नहीं है, आप मैथमेटिकल रिलेशंस की तरफ जाएंगे। आपके पास फॉर्मूला है वी एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा अब आपके जहन में ख्याल आया होगा कि सर एम आर ओमेगा स्क्वायर भी तो है,
तो ये डायरेक्टली मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अब रिलेशन जो निकालना है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर से निकालना है या एम बी स्क्वायर अपॉन आर से निकालना है। देखिए आ तो वो कहीं से भी जाएगा, थोड़ी सी मेहनत डबल हो जाएगी। इस वक्त मैं इसको इसलिए फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि उसने जो यहाँ पे बात की है ना, वो स्पीड को बढ़ाए, लीनियर स्पीड। तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें लीनियर स्पीड का जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला सिलसिला है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि क्या मास चेंज हो रहा है। नहीं, मास को तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या एफ सी चेंज कर रहे हैं आप। एफ सी चेंज नहीं हो रहा। एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, देखो याद करो, ये आपके पास था आर कॉस 38, ठीक है। ना आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेंज कर रहे हैं, ना आप एंगल चेंज कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास वहीं का वहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, right? Now, if I am increasing the value of linear speed, radius would also increase. ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर ओवर आर, जिसमें से मास एंड एफ सी कॉन्स्टेंट है। मैं आर को जब इधर लेके गया तो मुझे डायरेक्ट रिलेशन नजर आया आर का वी स्क्वायर के साथ। अगर मैं लीनियर स्पीड को बढ़ाता हूँ तो आपके पास रेडियस ही बढ़ जाएगा, उसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर, ठीक है। तो वो कोन में अगर इस जगह रोटेट कर रहा था तो वो अब इस जगह रोटेट कर रहा होगा। इंक्लिनेशन चेंज ना होने की वजह से उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आर कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस बात को एक नंबर के लिए हम सिंपली इसको सिंपल वर्ड्स में किससे लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस एम एंड एफ सी आर कांस्टेंट, R, the radius, is directly proportional directly proportional to the velocity, hence R increases. अच्छा, अब ऐसे में कुछ बच्चों को डाउट होता है कि क्या हम ये जो हम लोगों ने खुद अपने लिए सॉल्व किया था ये लिखें या ना लिखें। तो देखो, इसको तो मैं चलो हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो अगर आप ये वाली ये मैथमेटिकल हेल्प वहां पे लिख दोगे कहीं साइड में, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इतने पेज पे अपनी डिस्क्रिप्टिव लिखी इतने एरिया पे, और यहाँ मैंने अपनी मैथमेटिकल सपोर्ट लिख करके दिखा दिया, तो यस इट विल गोना वर्क। अच्छा, और मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ कि ऐसे कर लिया करो। रीजन क्या है कि कहीं आपके अल्फाज जो है वो सपोर्टिव ना हो, इतनी अच्छी आपने डिस्क्रिप्शन ना लिखी हो, तो योर मैथमेटिक्स विल सपोर्ट योर टूटी बूटी डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे वो हेल्प आउट होता है, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, जितना हम लोगों ने वक्त दिया है मेरे हिसाब से ये क्लास हमारी शायद इन्हीं क्वेश्चन में निकल जाएगी, लेकिन अगर निकल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि विद प्रैक्टिस हम लोगों ने साथ साथ चलना है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद प्रैक्टिस हम चलेंगे। विल गिव टाइम टू द इनिशियल क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल आपके पास आता है, ये सवाल मैं बता दूं ये रिसेंट पेपर में से, ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पेपर में से है। यस, नहीं ये बिल्कुल ताज़ा नहीं है, 24 का है, बिल्कुल 24 का है, पेपर 42। आई हैड समवेयर 25 आल्सो, लेकिन चले वो मिल गया। तो दिस इज पिछले साल का पेपर है ये आपके पास। सबसे पहले वो आपसे बोलते हैं डिफाइन रेडियन। देखना इस चीज की आदत डाल देना अपने पास, आपके पास अक्सर क्वेश्चन जो है वो इससे स्टार्ट होंगे, डिफाइन दिस डिफाइन दैट, ठीक है ना। तो किसी भी चैप्टर की जो डेफिनेशंस है उनको थोरली आपने मेमोराइज करना है, एंड डेफिनेशंस आर मेंट टू बी रिटन एज द वे दे आर, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। व्हाट इज अ रेडियन। रेडियन है आपके पास एंगल सबटेंडेड at the center of the circular path
when the arc length is equals to the radius of circle. ठीक है जी, तो ये एक एंगल है जो सेंटर में बन रहा है, उस स्पेसिफिक एंगल की बात हो रही है जो आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाते हैं, तब जो एंगल बन रहा होता है उसको हम 1 रेडियन कह करके डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आगे एक्चुअल क्वेश्चन में वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि circular metal disc spins horizontally about a vertical axis as shown। एक्सिस वर्टिकल है मतलब उसकी रोटेशन कुछ इस तरह की है, तो एक डिस्क है उसकी एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वो ऐसे डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेशन की डायरेक्शन आपको दे रखी हुई है और उसने आपसे कहा अ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले इज अटैच टू द डिस्क। एक मॉडलिंग क्ले है जो डिस्क से अटैच करके रखा हुआ है। For the instant when the piece of modeling clay is in the position shown, इस specific position के ऊपर उसने आपसे कहा draw an arrow labeled V showing the direction of the velocity of the modeling clay। डायरेक्शन ऑफ द मॉडलिंग क्ले आपको दिखानी है एंड दूसरा उसने बोला ड्रॉ अ लेबल्ड एरो, एरो लेबल्ड ए शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। चलें, एक्सेलरेशन जो ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो मैं इसकी एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगी, सही है, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा, सॉरी इसका वेलोसिटी होगी। ठीक है, एट दी 90 डिग्रीज। तो ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई थी ये मैंने बनाई है सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए कि मैं एग्जैक्ट पोजीशंस ले सकूं। अच्छा जी, एक्चुअल अगर अब मैं बनाने जा रहा हूँ तो आपके पास दी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन दिस वे, जिसको मैंने ए से मार्क करना था, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम लोगों ने वी से मार्क करना। ठीक है, तो ये मैं रेफरेंस लाइन हटा रहा हूँ। अगर मैं छोड़ भी देता तो एग्जामिनर बुरा नहीं मानता, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि मैं इसको हटा दूँ। तो दिस इज वी एंड दिस इज ए, दी एक्सेलरेशन। इन दोनों के दरम्यान 90 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे वो आपसे बोलता है द मेटल डिस्क। The metal disc in figure 1.1 has a radius of 9.3. The center of gravity of the modeling clay is 1.2 centimeter from the rim of the disc and moves with a speed of 0.62। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉडलिंग क्ले इज 1.2 एंड मूव्स विद a speed of 0.62। तो मतलब ये जो 0.62 आपको स्पीड दी गई है ये एक्चुअली मॉडलिंग क्ले की दी गई है। 0.68 सॉरी 0.68 ये आपको मॉडलिंग क्ले की स्पीड दी गई है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र इसलिए आया था क्योंकि आपके पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दे आर सपोज टू एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, जो रेडियस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला रेडियस ही, डिस्टेंस ही जो है वो काउंट होगा। अब लेकिन मसला ये है कि आपके पास ये जो इसका रेडियस है, डिस्क का रेडियस, इट इज सपोज टू बी 9.3 और मॉडलिंग क्ले एज से 1.2 मीटर के फासले, 1.2 सेंटीमीटर के फासले पे। तो रेडियस ऑफ दिस पाथ, ये जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा आपके पास 9.3 माइनस 1.2, दैट वुड मेक 9.1 एंड 8.1। ठीक है, तो ये जो इसका रेडियस हो गया ये 8.1 हो गया। अब आपने सिंपल कैलकुलेशंस है v इक्वल्स टू r ओमेगा लगाना है। ठीक है, मैं रेडियस के लिए एक दफा यहाँ पे सॉल्व कर दूं कि रेडियस जो है इस मॉडलिंग क्ले के सर्कुलर पाथ का वो 9.3 माइनस 1.2 है, विच मेक्स इट 8.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सॉरी क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अच्छा, आंसर आपने निकाल के बताया। अच्छा, मैं एकदम घबरा गया, 8.4 कैसे हो सकता है। चलें जी, आपने फिर कन्वर्जन कर दी होगी, आई एम अज्यूमिंग दिस वाज
0.68। अच्छा, और आपने यहाँ पे कन्वर्जन कर ली है और इसके बाद मुझे आंसर बताया, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कोड कर दूँ 8.4। चलिए, ये आ गया आपके पास 8.4 रेडियंस पर सेकेंड, ये इसकी एंगुलर स्पीड आ चुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ए ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉडलिंग क्ले। तो दैट इज अगेन सिंपल, आपके पास एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, आप आर ओमेगा स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते थे। दिस इज 0.68, दिस इज 0.68 का स्क्वायर है, और दिस वाज 8.1 10⁻²। अच्छा, आप इसको आर ओमेगा स्क्वायर से भी कर सकते थे। आर ओमेगा स्क्वायर से इस तरह हो जाता है 8.1 10⁻², एंड ओमेगा हमने निकाला था 8.4। ठीक है, तो 5.7 आंसर इसका, 5.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आपके पास है। ठीक है, चलिए अब देखें आगे उसने आपसे क्या कहा। उसने आगे आपसे कहा कि अ सेकंड पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले इज अटैच्ड टू द डिस्क इन द पोजीशन शो। एक और मॉडलिंग क्ले उसी डिस्क के ऊपर ऐड कर दिए। ठीक है, पहले आपके पास सिर्फ ये लगा हुआ था, अब एक और लेकर के आ। द सेकंड पीस ऑफ द मॉडलिंग क्ले हैज अ लार्जर मास। ठीक है, तो इसका मास जो है वो ग्रेटर है आपके पास। मास ग्रेटर है, रेडियस डिफरेंट है, तो वी आर अज्यूमिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट है। The second piece of modeling clay has a larger mass than the first piece. By placing one tick in each row, complete the table 1.1 to show how the quantities indicated compare for the two pieces of modeling clay. आपने ये बताना है कि इस इनमें क्या मतलब सेम है, लार्जर है, जैसा कि इस टाइप का एक सवाल हमने लास्ट क्लास में भी रखा था। ठीक है, वो कहता है सबसे पहले एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। किस अगर डिफरेंट है तो किसकी ग्रेटर होगी, किसकी स्मॉलर होगी। एंगुलर स्पीड पे बताइए। एंगुलर स्पीड वुड बी सेम फॉर बोथ और डिफरेंट। दे बोथ sits on the same disk, they have the angular speed जिस angular speed से disk move करती है। तो एग्जैक्टली दोनों के लिए वही एंगुलर स्पीड होगी जो एक्चुअली डिस्क की एंगुलर स्पीड। दे बोथ आर मूविंग विद द सेम एंगुलर स्पीड। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला फॉर लीनियर स्पीड वी हैव इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी ये v ज्यादा होगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगा, एंड इसकी लीनियर स्पीड में फर्क होगा, कम होगी। तो मैं बोलूंगा लेस फॉर द सेकंड पीस देन द फर्स्ट वन। ठीक है, तो सेकंड पीस जो है उसकी लीनियर स्पीड, क्योंकि उसका रेडियस कम है तो उसकी लीनियर स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। आखिर में बोलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर। मैं अगेन आर ओमेगा स्क्वायर के रिस्पेक्ट से इसलिए देख रहा हूँ, वी स्क्वायर ओवर आर से भी कर सकता था। आर ओमेगा स्क्वायर से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि देखें आपके पास ओमेगा कांस्टेंट आ जाता है, रेडियस से आप कंपेयर कर सकते हैं। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वुड बी लेसर फॉर द सेकंड पीस एज कंपेयर टू द फर्स्ट पीस जिसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो मुझे बताइएगा यहाँ तक इट्स क्लियर, चीजें समझ में आई। चले, अच्छा लाइनअप में एक सवाल और है ना, आई वुड लाइक यू टू ट्राई। तो मैं इस वर्कशीट को आपको सेंड कर दूंगा, एंड दो क्वेश्चंस मैंने करवाए गए जो अपकमिंग क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। मार्किंग स्कीम को ना देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, भले से समझ में ना आ रहा हो तो जितना आ रहा हो उतना करना है। मार्किंग स्कीम को गो थ्रू ना कीजिएगा, ऑल्दो कि मैंने रेफरेंस लिख करके दिया हुआ, दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन। आई
यू नो डोंट इनकरेज स्टूडेंट्स के अगर वो फंस जाए कहीं पे तो वो मार्किंग स्कीम को देखना शुरू कर दें, नहीं, दैट रिड्यूसेस द थिंकिंग स्पैन, दैट रिड्यूसेस द एफर्ट्स। तो कोशिश करें, आपके तक नहीं हो रहा तो आस्क द टीचर, ठीक है। हाँ, आंसर कंफर्म करना हो, वेरीफाई करना हो कि सही किया है नहीं किया तो ठीक है, जब समझ ही नहीं आ रहा लीव इट, टीचर से पूछेगा। चले, गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। वर्टिकल सर्कल्स पे वापस आ, ठीक है। हम लोग वर्टिकल सर्कल्स डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि वर्टिकल सर्कल हम किसे कह रहे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सच दैट उसका जो एल्टीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज बीन रोटेटेड वर्टिकली, कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ऐसे करके घूम रहा हो, जिसकी एग्जांपल में आपके पास मैंने फेरिस व्हील की एग्जांपल दी थी। फेरिस व्हील के अंदर हम बैठते हैं तो हम एक यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। रोलर कोस्टर, ऐसी रोलर कोस्टर जो बिल्कुल ही लूप करके वापस आ रही हो, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इवन के हाई स्पीड जेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी इस टाइप की कभी लूप्स लेते हैं इन एयर, तो वर्टिकल सर्कल होता है। वर्टिकल सर्कल्स के अंदर हम लोगों ने एक अहम बात ये की थी कि अनलाइक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, वर्टिकल सर्कल के अंदर सिचुएशन ये होती है कि जो प्रोवाइडर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो चेंज हो रहा होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो फिक्स्ड है, 67 न्यूटन चाहिए तो फिक्स 67 न्यूटन चाहिए होगी throughout the motion, provided that all the dimensions are kept constant। लेकिन जो उस 67 न्यूटन को प्रोवाइड कर रहा होगा वो चेंज हो रहा होगा। तो कैसे चेंज हो रहा होगा, ये बात हमने डिस्कस की थी विद अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ वर्टिकल स्टोन टाइड अप विद अ स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड वर्टिकली, ठीक है। मैंने कहा था कि देखिए हमने अपनी एग्जांपल में ये एक स्ट्रिंग दी थी, उस पर एक मास एम टाइप किया था और हम उसको इस तरह करके रोटेट कर रहे थे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमने उसको रोटेशन दी थी और ये रेफरेंस के लिए हमारे, और जो एंगल है वो हमने वर्टिकल एक्सिस से देखा था। तो मैंने कहा था डिफरेंट पोजीशंस बन सकती हैं इसकी, स्पेसिफिक पोजीशंस, तो एक ये एंगल 0 पे, एंगल 90 पे, एंगल 180 पे और एंगल 270, अगेन 360 रिपीट्स इटसेल्फ। और बीच के भी कुछ एंगल्स आपके पास 360 एंगल्स बन सकते हैं, बीच के कुछ क्या 360 एंगल्स टोटली आपके पास बन सकते हैं। तो मैंने कहा था वो भी एक एग्जांपल है। अब पहले मैंने कहा था स्पेसिफिक एंगल्स को हम देखेंगे, द पोजीशन 0 जहां पर आपके पास वो बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन पे आपके पास एंगल 0 था और जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एक फोर्स इसका वेट W था जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, और एक टेंशन फोर्स थी जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही थी। इन दो के अलावा इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं थी। तो मैंने ये कहा था कि टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन W। W से बड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स सम अनबैलेंस थिंग शुड बी देयर, ठीक है ना। बैलेंस होगी तो पहली बात तो ये कि डायरेक्शन ही चेंज नहीं करेगा, न्यूटन का पहला लॉ है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इन ऑर्डर टू इट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अनबैलेंस होना चाहिए। तो टेंशन हैज टू बी ग्रेटर देन द वेट, ठीक है। व्हाई टेंशन हैज टू बी ग्रेटर, देखिए ये भी इस वजह से क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर होगी, तो इसी फोर्स को बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि टेंशन इतनी बड़ी होगी कि उसका एक पार्ट जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेट्स से 20 एंड द वेट इज लेट्स से 10 न्यूटन। तो आपके पास टेंशन एट दिस मोमेंट वुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन्स, ठीक है। तो इसमें से एक पार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स पे जा रहा है और एक पार्ट जो है वो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो वेट को बैलेंस आउट कर रहा है, राइट। दूसरी बात मैंने कहा था कि जब वो सेकंड पोजीशन पे पहुंचेगा, मतलब वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इन दैट पोजीशन उसका वेट डाउनवर्ड है और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने कहा था कि अब
फोर्सेस के एक्सिस की बात करें, एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो टेंशन एंड डब्ल्यू एकदम 90 डिग्री पे, कोई इंटरेक्शन नहीं इन लोगों का आपस में। और वेट सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ऑल अलोन टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब इस बात का ना ये मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई है, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर की थी ना 20, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी उतनी है। ये जो वैल्यू है टेंशन की, इट रिड्यूस्ड अप टू दी रिड्यूस डाउन टू दी 20 न्यूटन्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि एग्जाम्पल हमारी चल रही है साथ साथ कि ये 20 न्यूटन का रिक्वायरमेंट थी, टेंशन फोर्स रिड्यूस्ड टू 20। तो जब ये घूम रहा होगा तो टेंशन फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, वैल्यूज की कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कहा इसके ऊपर पोजीशन 3 जिसके ऊपर मैंने बोला था दो इंपॉर्टेंट बातें करनी है, पोजीशन 1 से रिलेटेड, पोजीशन 3 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मतलब जब वो बिल्कुल नीचे होगा और जब वो ऊपर होगा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास आज करने को। एंगल जो है जनाब उसका वो सेंट्रल पोजीशन से होकर के 180 डिग्री पाई रेडियंस हो चुका हुआ है। अब आपके पास वेट डाउनवर्ड है, टेंशन डाउनवर्ड्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो एक रिजल्टेंट फोर्स होगी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो डाउनवर्ड एक्ट करने वाली रिजल्टेंट फोर्सेस को अगर देखो तो वो T प्लस डब्ल्यू है, और दोनों ही फोर्सेस मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। हमारी वैल्यूड एग्जाम्पल के हिसाब से देखूं तो बेटा ये 30 न्यूटन्स की मैंने कहा था कि रिक्वायर, सॉरी 20 न्यूटन्स की मैंने इसको रिक्वायरमेंट कहा था कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज 20 न्यूटन, वेट वॉज 10। तो यहाँ पे टेंशन जो है वो 10 हो चुकी है। नाउ दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ टेंशन, ये लीस्ट वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस टेंशन फोर्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने कहा था कि इनकी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, तो उसमें से एक पॉइंट ये है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो जो टेंशन फोर्स है या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, कोई ना कोई एक फोर्स वहां पे ऐसी मौजूद होगी। हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की भी अभी एग्जांपल देखेंगे कि कुछ केसेस में टेंशन है नहीं होगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी लीस्ट पॉइंट पर होगी, मतलब सर्कल का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहां पे वो टेंशन फोर्स मैक्सिमम होगी। उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास टॉप पर होगी। जब वो टॉप पर होगा तो टेंशन या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लीस्ट वैल्यू रखता होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस केस में होगा ये भी मैं समझाता हूँ आपको, ये तो मैंने एग्जांपल ऐसे रखी। और फिर पोजीशन 4 मैंने कहा था इट रिपीट्स इटसेल्फ जस्ट लाइक पोजीशन 2, तो यहाँ पे टेंशन एक्टिंग एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एंड सो ऑन, जब ये दोबारा यहाँ पर आएगा, जब ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा तो वो एंगल 0 एंगल 360 बात बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे T बराबर हो जाएगा FC प्लस W की, दोबारा बढ़ जाएगा। अब मैंने कहा था एक जनरलाइज इक्वेशन बना लेते हैं, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स का था, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने किस तरह बनाना है, उसके लिए हम लोगों ने इस तरह एक इक्वेशन बनाएंगे। मैंने कहा कि लेट से लेट कीप द पोजीशन एट एन एंगल थीटा, एन अननोन एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 लेसर देन 90, और इस पोजीशन में फोर्सेस देख लें। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो जो मैंने अपना एक्सिस ऑफ एग्जामिनेशन रख लिया वो ये वाला रख लिया, रेडियल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स तो इसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रही थी, तो जो मेरी डिजायर्ड एक्सिस के ऊपर फोर्स होती है उसको मैं रिजॉल्व करता नहीं हूँ। ये वाला जो फोर्स था ये आपके पास जो है इसका कंपोनेंट्स बनने थे, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये एंगल थीटा हो गया था आपके पास, इसके दो कंपोनेंट्स बने थे W sin थीटा और W cos थीटा। इस W sin थीटा पे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। तो ये W sin थीटा है, ये W cos थीटा है। Now this W cos theta is opposing the tension force, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये cos थीटा कुछ ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो cos थीटा कुछ हो जाएगा, एंड सो ऑन, हर जगह ये टेंशन को अपोज कर रहा है। मतलब इन जनरल सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट हैज टू बी T माइनस W cos थीटा, क्योंकि W cos थीटा हर वक्त रेडियली आउटवर्ड्स होगा,
तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा टेंशन से। तो इसको हमने डिफरेंट पोजीशंस पे रख के देखा था कि यहाँ पे अगर मैं रखता तो दिस हैज टू बी cos 0 cos 0 1 होता है, तो ये एफ सी प्लस डब्ल्यू बन गया था। यहाँ पे मैं रखता तो ये 90 था, cos 90 0 होता है, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया था, सिर्फ एफ सी टी बचा था हमारे पास। टी फोर पे भी ऐसे ही हुआ था। टॉप पोजीशन पे मैंने कहा था cos 80 इज टू cos 180 इज टू -1, यहाँ पे -1 किया था तो ये प्लस हो गया था। और इन जनरल कोई सी भी पोजीशन रखता मैं आ जाता। इस डब्ल्यू साइन थीटा के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो अगर ये डब्ल्यू साइन थीटा यहाँ पर इस वक्त अगर मैं इसकी रोटेशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, इस वक्त इसकी लेट से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, राइट। और डब्ल्यू साइन थीटा इज अगेंस्ट द वेलोसिटी। अब अपनी लीनियर काइनेमैटिक्स को अगर इस्तेमाल करेंगे, एनी फोर्स that is against या opposite to the direction of the velocity causes the object to decelerate। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिसेलरेशन की बात कर रहा हूँ, एंगुलर नहीं, लीनियर मतलब इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करवाएगा। समझ में आने वाली बात है कि अगर वेलोसिटी यहाँ है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऊपर होती नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर फ्रीली मतलब वो घुमा रहा हूँ, मैंने उसे घुमा के छोड़ दिया, तो डेफिनेटली एक पॉइंट पर आकर के वो फिर नीचे गिरेगा, उसकी वेलोसिटी में जो डिक्रीज आ रहा होगा वो इसी फोर्स की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, और अब इसको घुमा के जरा इधर लेकर आओ, जब ये इस पोजीशन पर होगा तो बेटा वेलोसिटी इसकी इस तरफ है और डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू साइन थीटा भी इसी तरफ है, तो इस पोजीशन पे इसको एक्सेलरेट करवाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली यस ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको डिसेलरेशन मिल रहा होगा और यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। अब अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो लीनियर वेलोसिटी थी वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा कि सर बात तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट की थी कि कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए। यस, जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो एनी ऑब्जेक्ट मेड टू हैव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्टिकली, यहाँ पर एक एक्सेस फोर्स लगाई जाएगी इसको सो दैट वो उसको बैलेंस आउट करे, एंड यहाँ पे उसको एक ब्रेकिंग फोर्स लगाई जाएगी सो दैट वो उसको कैंसिल आउट करे। मतलब लेट्स से इट्स अ रोलर कोस्टर, तो जब वो यहाँ तक जा रहा होगा ऊपर, तो मोटराइज्ड वे में हम उसको एक एक्सेस, जो उसमें मोटर लगी हुई होगी, उसको एक एक्सेस फोर्स लगा रही होगी टू कैंसिल आउट दिस फोर्स, उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखने के लिए। और जब ये घूम करके वापस आ रहा होगा, तो अब हम इसके ऊपर ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे होंगे सो दैट ये जो वेट का कॉम्पोनेंट है ये कैंसिल आउट हो और ये यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन है। तो एक्सेस फोर्स यहाँ लगाई गई, एक्सेस फोर्स यहाँ लगाई गई, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई, सो दैट स्पीड मेंटेन रहे। इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये थ्योरेटिकल सवाल कभी आ सकता है तो आ सकता है। ये जवाब सिर्फ इसलिए दिया गया था कि दिमाग में अगर बात उठे कि सर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, स्पीड तो चेंज हो रही है, लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं है, तो यस वी आर कीपिंग दैट कांस्टेंट। अगर फ्रीली छोड़ दूंगा घुमा के तो वो डेफिनेटली ये चीजें एक्शन में आएंगी एंड फाइनली इट विल हॉल्ट या फिर इसका सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, राइट। चले, अब मैंने कहा था कि मैं दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस की बात कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले लीस्ट जो लोएस्ट पॉइंट था सर्कल का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल में क्या खासियत, अच्छा नहीं पहले तो एक डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज, एक ग्राफ बना लेते हैं, वेरिएशन ऑफ, एक छोटा सा ग्राफ डिस्कस करते हैं ताकि वो फिर लोएस्ट पॉइंट वाली बात और हाईएस्ट पॉइंट वाली बात समझना आसान हो जाए। वेरिएशन ऑफ द टेंशन फोर्स with respect to the angle, एंगल के रिस्पेक्ट से इसकी वेरिएशन है। ठीक है, काफी बातें इससे आपकी क्लियर आउट हो जाए। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा वाई एक्सिस के ऊपर मैं अपना
जीरो। वाई एक्सिस पे बेटा मैंने अपनी टेंशन प्लॉट करनी है, ठीक है, एंड देन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, अपनी टेंशन हम क्या ही प्लॉट कर पाएंगे कहीं पे, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने थीटा रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, थीटा के चेंज होने से टेंशन की वैल्यू चेंज होती है, राइट। तो मैंने कहा यहाँ पर आ गया हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी टेंशन, और यहाँ पर आ गई हमारे पास एंगल थीटा। मैं इसको समझाने के लिए मैंने इसको इन डिग्रीज ही समझा, ठीक है। तो दिस इज लेट्स से 90 डिग्रीज के ऊपर, मैंने कहा दिस इज एट 90 डिग्रीज, दिस इज एट 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, एंड थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और ये मैंने कहा आखिरी 360 डिग्रीज मतलब जीरो, ठीक है। आपके पास जो एंगल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने कहा दिस इज पाई, 2 पाई, पाई अपॉन 2 एंड 3/2 पाई, ठीक है, 270 डिग्रीज। अच्छा देखिए आपके पास जो वैल्यू थी टेंशन की, लेट्स से मैं एट पाई एंड एट 270 डिग्रीज 3/2 पाई, मैंने कहा था वहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर थी, तो मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी है, राइट। अब आपके पास टेंशन फोर्स एट 0 डिग्रीज एंड एट 360 डिग्रीज वाज FC प्लस W, 0 डिग्रीज के ऊपर या फिर 360 डिग्रीज के ऊपर बात हो, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा, मैंने कहा एक इस पॉइंट पर the tension was equals to FC plus W, एक 360 डिग्री पे it was FC plus W, ठीक है। और 180 डिग्री के ऊपर लीस्ट वैल्यू दी, तो मैंने कहा लीस्ट वैल्यू दी FC माइनस W, ठीक है। ऐसा आपके पास सिचुएशन मैंने बनाया। अब अगर आप इसकी वेरिएशन देखेंगे तो इसकी वेरिएशन में आपके पास कोसाइन रिलेशन नजर आएगा, और वो मैंने अपनी इक्वेशन के अंदर भी देखा, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन के अंदर हमने क्या देखा, मैंने कहा ये जिस तरह कॉस का एक ग्राफ आपके पास वेरी करता है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास टेंशन वेरी करती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फिक्स्ड वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या चेंज हो रहा है, आपके पास द वैल्यू ऑफ टेंशन चेंज हो रही है, मैंने इसको मार्क नहीं किया, दिस इज FC माइनस W, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे हम कुछ बातें लिख लेंगे। अगर पहले तो इसका ग्राफ मैंने प्लॉट करना है, मैं बोलूँगा T इज इक्वल्स टू FC प्लस W कॉस थीटा। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे वेरी किया, मैं इसको दिल लेके गया, ठीक है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। सो ये जो एक्सिस जीरो पे टच नहीं हो रहा, दिस इज ड्यू टू द FC, ठीक है ना, एंड दिस इज W कॉस, इस तरह आपके पास चेंज हो रहा है कॉस की वेरिएशन। अब यहाँ पे T की बात करते हैं, मैं बोलूँगा T, पहली बात जो हमने समझ ली है, T ग्राफ समझ नहीं आया, अच्छा चले मैं एक दफा दोबारा इसको समझाता हूँ। मुझे ये बताइएगा, मैंने यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर आपके पास टेंशन प्लॉट की है, x एक्सिस के ऊपर आपके पास एंगल प्लॉट की है, और डिफरेंट एंगल डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैंने टेंशन की वैल्यू रखी है, ठीक है। तो मैंने कहा जब आपके पास एंगल था जीरो, ठीक है, मैं यहाँ से जीरो से इसको जीरो मार्क कर दूं पहले, जब एंगल था आपके पास 0 डिग्री से 0 रेडियंस, तो उस वक्त आपने जो मेरे साथ टेंशन की वैल्यू निकाली थी दैट वाज FC प्लस W, हाईएस्ट वैल्यू थी,
जब हम पाई बाई 2 मतलब जब हम घूम के इस पोजीशन पर आ चुके हुए थे, तो यहाँ पे टेंशन इनवर्स थी आपके पास, तो टेंशन की वैल्यू एफ सी के बराबर हो गई थी, तो मैंने एफ सी इधर मार्क किया वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। ये है टेंशन, सिर्फ बता रहे हैं कि किस किस के इक्वल है। दिस बिकम्स एफ सी के इक्वल, कम हो गई थी टेंशन। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन और वेट दोनों डाउनवर्ड से, दोनों मिल करके आपके पास प्रोवाइड कर रहे थे। तो एट दिस पॉइंट मैंने कहा था कि टेंशन, सॉरी, एट दिस पॉइंट मैंने कहा था कि एफ सी इज इक्वल टू टेंशन प्लस डब्ल्यू। सिर्फ टेंशन को देखूंगा तो एफ सी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। मैंने कहा था टेंशन एफ सी माइनस डब्ल्यू हो चुका है, एंड फिर वो हम दोबारा उसी पैटर्न से रिपीट हो। तो मैंने ये कहा कि यहाँ की मैथमेटिक्स जो इसकी वेरिएशन बता रही है वो कॉसाइन बिहेवियर बता रही है। जब मैंने इस ग्राफ को टोटली प्लॉट किया तो एक कॉसाइन बिहेवियर के साथ टेंशन जो है वो मेरे पास चेंज हो रही है। समझाने का मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट गोल दायरे के अंदर घूम रहा होगा तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस कॉमन बैलेंस्ड होंगी, कांस्टेंट होगी आपके पास। कौन सा? इसका अपना जो वेट है वो कांस्टेंट होगा, चेंज होने वाला। इसकी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्लॉट नहीं की, मैंने टेंशन प्लॉट किया है। बस यहाँ पे फॉर रेफरेंस बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे द टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाटएवर द वैल्यू इज। ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स है, डब्ल्यू माइनस कर दें व्हाटएवर द वैल्यू इज, जो हमने 30-40 30-20 एग्जांपल आप यहाँ पे लगा सकते हो। राइट, जो वेरिएशन है जैसे जैसे वो जा रहा होगा, ये घूम रहा है, एक साइकिल लेकर आया, दूसरी साइकिल लेकर आया, टेंशन की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम। तो आपने धागा जो पकड़ रखा है, स्ट्रिंग जो पकड़ रखी है, उसकी जो टाइटनेस है, उसकी जो टेंशन है, वो इस रिलेशन से इंक्रीज डिक्रीज होगी। ठीक है, कंक्लूजन हमारी क्या? कंक्लूजन हमारी पास ये थी कि टेंशन इज ग्रेटेस्ट at the lowest point of circle. Hence, the object is most likely to snap out at the lowest point. ठीक है, मतलब अगर मैं किसी भी चीज को घुमा रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज दी मतलब मोस्ट लाइकली पॉइंट जहां पर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये धागा टूट सकता है। ठीक है, तो दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। व्हाई इट इज द लोएस्ट पॉइंट? मतलब समझे कि मेरे हाथ में स्ट्रिंग है, बॉब है, मैं उसको घुमा रहा हूँ, एंड ग्रेजुअली, लेट्स से कि ग्रेजुअली आई एम इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। अब अगर मैं स्पीड बढ़ाए चले जा रहा हूँ, सो देर वुड बी अ पॉइंट जहां पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी बढ़ सकती है, और उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये मतलब वेट, और वेट के साथ टेंशन, और टेंशन जो है वो मुसलसल चेंज हो रही है। तो वेट कांस्टेंट है, टेंशन बढ़ती चली जाएगी। राइट, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं स्पीड इतनी बढ़ा दूं कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपके पास वो धागा टूट जाए, स्ट्रिंग टूट जाए, या ऑब्जेक्ट स्नैप आउट हो जाए आपके पास। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पोजीशन जहां पे ये हो? दैट इज द बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट क्यों होगा? अब जहन में आते हैं टॉप पॉइंट हो सकता है, वहां से उड़ के निकल जाएगा ना, तो वहां तो आसान है, वहां तो सबसे इजी है। वहां पे सबसे इजी क्यों है? क्योंकि भाई वहां पे टेंशन की वैल्यू कम होती है। राइट, जो बॉटम पॉइंट है वहां पे टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो टेंशन जो कि होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, सो दैट कि वो एफ सी को प्रोवाइड कर सके। लेट्स से कि आपके पास ये जो वायर है वो इतनी टेंशन बेयर अप नहीं कर पाया, इन दैट केस क्या होगा? टूट जाएगा। तो ऑब्जेक्ट स्नैप्स आउट एट द लोएस्ट पॉइंट। ये थी इस लोएस्ट पॉइंट की खास बात।
अब हाईएस्ट पॉइंट की खास बात वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम कंटिन्यू कर रहे होंगे वर्टिकल मोशन को ही। हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी है कि मैंने जो अभी एग्जांपल ली थी वहां पे टेंशन फोर्स वाज द की रोल प्लेइंग थिंग। यहाँ पे कौन सी वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे टेंशन फोर्स को मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिप्लेस करूंगा, और वहां पर क्या क्या जो टॉप पॉइंट है वहां पर क्या सीन होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। ठीक है, सो दे द क्रूशियल पॉइंट्स आर द बॉटम पॉइंट एंड द टॉप पॉइंट। और टॉप पॉइंट किस तरह होगा वो हम देखेंगे इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में भी विल कम अप विद इनिशियली तो हम ये चीज ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड उसके बाद विल डू सम मोर आफ्टरवर्ड्स। आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट जो मैंने हम लोगों ने अभी की है। सॉल्व वर्जन ही सेंड करूंगा, अनसॉल्व वर्जन सेंड करूंगा, सो दैट आप जो सॉल्व है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो एक लास्ट उसके अंदर क्वेश्चन था जो मैंने आपको नहीं करवाया था वो आपने खुद से करना होगा अपने लिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।